माई सेल्फ गणेश नेताम, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय डोंगरगांव। आज हम एमए सेकंड सेमेस्टर समाजशास्त्र पेपर फर्स्ट यूनिट 4 के अंतर्गत टालकाट पार्सन्स के सामाजिक क्रिया की सिद्धांत को पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन। आप सभी ने फर्स्ट सेमेस्टर में सामाजिक क्रिया सिद्धांत को पढ़े थे, लेकिन वह दुर्खिम के सामाजिक क्रिया सिद्धांत और मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया सिद्धांत और पेरेटो के सामाजिक क्रिया सिद्धांत। आज हम पार्सन्स के सामाजिक क्रिया सिद्धांत को पढ़ रहे हैं। पार्सन्स ने अपनी कृति स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को विस्तृत विवेचना किया है। और अभी जब मैं बताया कि पहले हम लोग मैक्स वेबर, दुर्खिम, पेरेटो इनके सामाजिक क्रिया सिद्धांत को पढ़े थे। पार्सन्स ने पहले वेबर, दुर्खिम इनके सामाजिक क्रिया सिद्धांत की आलोचना की। आलोचना करने के बाद दुर्खिम और मैक्स वेबर के सिद्धांत को समाहित करके सामाजिक क्रिया का एक अलग सिद्धांत प्रस्तुत किया है। पार्सन्स का जो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है, यह समाजशास्त्र के विषय वस्तु के संदर्भ में दिया है पार्सन्स ने। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक क्रिया सिद्धांत का तात्पर्य मानव व्यवहार से है। पार्सन्स सामाजिक क्रिया सिद्धांत को मानव व्यवहार से मानते हैं। अब ये मानव व्यवहार दो प्रकार के होते हैं, एक है अचेतन व्यवहार, दूसरा है चेतन व्यवहार। अचेतन व्यवहार वह व्यवहार है जैसे हम पलक झपकाते हैं, सांस लेते हैं, इसको रोक नहीं सकते, अचेतन अवस्था में चलते रहता है। जबकि चेतन व्यवहार वह व्यवहार है जिसमें व्यक्ति या कर्ता चेतन अवस्था में अंत क्रिया करता है। ठीक, इसी को पार्सन्स ने सामाजिक व्यवहार माना है। यानी जो व्यक्ति मानव समाज के संदर्भ में व्यवहार करता है उसे ही सामाजिक क्रिया कहते हैं। पार्सन्स के अनुसार जो व्यक्ति चेतन अवस्था में अंत क्रिया करता है उसे सामाजिक व्यवहार बोलते हैं, और मानव समाज के संदर्भ में जो व्यवहार करता है उसे ही सामाजिक क्रिया कहते हैं। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया के 4 अंग बताए हैं: कर्ता, साधन, परिस्थिति और लक्ष्य। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया के 4 अंग बताए हैं: कर्ता, परिस्थिति, साधन और लक्ष्य। यहाँ पे कर्ता का सीधा सीधा संबंध लक्ष्य से होता है। यानी एक व्यक्ति या एक कर्ता का किसी लक्ष्य के प्राप्ति से है, लेकिन ये नहीं कि कर्ता सीधा सीधा लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, मेरे को कलेक्टर बनना है, सीधा मैं कलेक्टर नहीं बन जाऊँ, बल्कि करता है कोई लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए साधन का प्रयोग लेता है और उनकी परिस्थिति। साधन में जैसे विभिन्न प्रकार के स्टडी मटेरियल, कठोर परिश्रम करता है, तभी वो लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। और यहाँ पे सिचुएशन, परिस्थिति भी डिपेंड करता है वो किस परिस्थिति में है, उसके आधार पर वह लक्ष्य की प्राप्ति करता है। जब कर्ता कोई लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है और यही लक्ष्य की प्राप्ति ही किसी कर्ता की लक्ष्य की प्राप्ति ही सामाजिक क्रिया कहलाता है। पार्सन्स बोलते हैं कर्ता अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर लेता है, यही सामाजिक क्रिया कहलाता है। कर्ता द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति, परिस्थिति और साधन के साथ, यही पार्सन्स के अनुसार क्या है, सामाजिक क्रिया है। पार्सन्स बोलते हैं कि पार्सन्स के अनुसार सामाजिक क्रिया शून्य से संपादित नहीं होता, बल्कि इनके पीछे प्रेरणा काम करता है। यानी कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को ऐसी आसानी से प्राप्त नहीं कर लेता, बल्कि इसके पीछे प्रेरणा काम करता है। जैसे प्रेरणा का तात्पर्य मोटिवेशन। देखोगे कुछ बनने के लिए लोग देखोगे, जैसे कोई तैयारी कर रहा होगा, सिविल सर्विस जो भी है, तो इससे विभिन्न प्रकार के जो सेमिनार होते हैं उसमें आयोजन में जाता है, अपने आप प्रेरित होता है। उस प्रेरित होने के साथ साथ वह उस प्रकार के लक्ष्य डिसाइड कर लेता है। ठीक, किसी कलेक्टर को देख लिया, आईपीएस को देख लिया, डिप्टी कलेक्टर को देख लिया, तो उसी प्रकार मोटिव हो जाता है कि मैं भी इसी प्रकार का तैयारी करूंगा, लक्ष्य निर्धारित करता है और तैयारी करने में जुट जाता है। तो कोई भी सामाजिक क्रिया शून्य से संपादित नहीं होता, बल्कि इसके पीछे प्रेरणा काम कर लेता है।
पार्सन्स बोलते हैं प्रेरणा संस्था से प्राप्त नहीं होता बल्कि मानक मूल्यों से प्राप्त होता है। कोई भी प्रेरणा है कोई संस्था से प्राप्त नहीं होता बल्कि मानक मूल्यों से प्राप्त होता है। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया के 3 प्रकार बताए हैं। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक क्रिया 3 प्रकार से होते हैं। पहला है नैमित क्रिया, दूसरा है सूचित क्रिया, तीसरा है नैतिक क्रिया। 3 प्रकार की क्रिया हो गया और बताया प्रत्येक क्रिया के पीछे क्या रहता है, प्रेरणा रहता है। तो देखोगे यहाँ पे संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा, भावनात्मक अभिप्रेरणा और मूल्यांकनात्मक अभिप्रेरणा। और आगे पार्सन्स बोलते हैं कि यह प्रेरणा संस्था से प्राप्त नहीं होते बल्कि किससे प्राप्त होते हैं, मानक मूल्यों से। तो देखोगे संज्ञानात्मक मूल्य हो गए यहाँ पे, प्रशंसात्मक मूल्य और एक है नैतिक मूल्य। यानी ये क्रिया हो गया, उसके बाद ये प्रेरणा हो गया और ये मानक मूल्य। जो पहले 4 अंग बताए वहाँ से चालू हुआ कि पार्सन्स के अनुसार नैतिक क्रिया सहायक क्रिया होता है, लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, हो गया उनका सामाजिक क्रिया, उसके पीछे प्रेरणा जुड़ा रहता है, उसके पीछे मानक मूल्य जुड़े रहते हैं। तो 3 क्रिया हो गया, तीनों में 3 प्रेरणा हो गया और 3 मानक मूल्य हो गए। चलो आगे एक को देखते हैं। नैतिक क्रिया वह क्रिया होता है जो लक्ष्य को ध्यान में रखकर मानव व्यवहार को संपादित करता है, उसी को बोलते हैं नैमित क्रिया। यानी जो क्रिया लक्ष्य को ध्यान में रखकर मानव व्यवहार को संपादित करता है उसे ही नैमित क्रिया कहते हैं। यानी लक्ष्य को ध्यान में रखेगा, उसी के आधार पर जो भी व्यवहार कार्य करेगा उसको बोलते हैं नैमित क्रिया। और संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा इसके साथ जुड़ा है, लक्ष्य से जुड़ी हुई सूचना कर्ता को पहुंचाता है। ये अभिप्रेरणा है संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा, लक्ष्य से जुड़ी हुई सूचना को नैमित क्रिया को पहुंचाता है। और प्रत्येक अभिप्रेरणा के पीछे मानक मूल्य से प्राप्त होता है। जो अभिप्रेरणा है वो मानक मूल्य से प्राप्त होता है। उदाहरण से ज़्यादा समझोगे, ये तुम हो, तुम्हें कुछ ना कुछ जॉब चाहिए या तुम लक्ष्य डिसाइड कर लिया हो कि मेरे को ये बनना है, ठीक है, कोई भी हो, कलेक्टर हो, डिप्टी कलेक्टर हो, प्रोफेसर हो, जो भी हो, पुलिस वाला हो, ये जो लक्ष्य डिसाइड कर लिए हो क्या है आपका, ये लक्ष्य डिसाइड कर लिए हो जॉब का, वो हो गया आपका नैमित क्रिया। अब इस जॉब को डिसाइड कर लिए हो, इसके लिए आपको पढ़ाई करना है, जैसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिए या फिर कहीं और मोटिवेशनल टास्क हो गया, टाक हो गया, प्रेरित हो रहे, सेमिनार हो गया, इसके तहत आप वहाँ प्रेरित हो गए। उसके साथ इसका मानक मूल्य जुड़ा रहेगा, यानी आप कितने घंटे पढ़ना है, कौन मैं तो माता पिता ऐसी परिस्थिति में अगर नहीं पढ़ूंगा तो ऐसा होगा। तो तीनों एक साथ जुड़ा है। एक तो नैमित क्रिया, आप एक कहीं पे जाएगा मोटिवेशनल टॉक होगा, वहाँ पे जाओगे, प्रेरित होगे, उसके साथ साथ और मानक मूल्य जुड़ा रहेगा, मैं इतने घंटे पढ़ूंगा तभी मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। तो तीनों एक साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा है सूचित क्रिया। सूचित क्रिया वह क्रिया है जो भावनाओं को ध्यान में रखकर मानव व्यवहार करते हैं, यानी फीलिंग को ध्यान में रखकर मानव व्यवहार करते हैं। तो ऐसी क्रिया को बोलते हैं सूचित क्रिया। और इस व्यवहार के पीछे कुछ अभिप्रेरणा काम करता है, और अभिप्रेरणा लोग आखिरी में क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। इसका आप उदाहरण से आसानी से समझोगे। जैसे किसी व्यक्ति का अच्छी उम्र में जॉब लग गया, उनकी परिस्थिति अच्छी नहीं थी और मेहनत किया और जॉब लग गया, तो वो फीलिंग भावनाओं को ध्यान में रखकर जो भी किया, उसके साथ जब जॉब लग जाता तो आजू बाजू लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, घर वाले भी प्रशंसा करते हैं। और दूसरा होता है जो माता पिता की बात मानता है, सब चीज़ मानता है, तो उसके लोग भी प्रशंसा करते हैं और सामने वाला भी उसको प्रशंसा करता है। तो इस प्रकार की क्रिया को बोलते हैं सूचित क्रिया। लास्ट है नैतिक क्रिया। नैतिक क्रिया वह क्रिया है कर्ता समाज में नैतिक नियम कानून के आधार पर काम करता है, यानी जो करता है समाज में जो नियम कानून बना है उनके अनुरूप काम करता है, ऐसी क्रिया को बोलते हैं नैतिक क्रिया। और इस क्रिया का मूल्यात्मक अभिप्रेरणा, यानी इसका मूल्यांकन होता है अच्छा या बुरा के आधार पर। जैसे कोई व्यक्ति बच्चा क्लास में टॉप कर लिए, देखोगे उनका अलग ही मूल्यांकन करते हैं, सामने वाला प्रेरित बोझ से। और कोई व्यक्ति चोरी कर लेता है, देखोगे उसके बुरा मानते हैं। तो ये मूल्यात्मक अभिप्रेरणा हो।
और यही अभिप्रेरणा मानक मूल्यों के सापेक्ष जुड़ा हुआ है, यानी जो अच्छा व्यवहार करे या अच्छा व्यवहार ना करे, यही मानक समाज के मानक मूल्यों से जुड़ा हुआ होता है और समाज भी यही चाहता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है।